नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। लोकसभा चुनाव से पहले हम आपको अलग अलग लोकसभा सीट के गणित के बारे में बता रहे हैं। इसी सिलसिले में आज बात होगी अलवर लोकसभा सीट की। अलवर लोकसभा सीट के जातिगत गणित क्या है, वहां का कास्ट इक्वेशन क्या कुछ बैठ रहा है, इसके अलावा अलवर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों का क्या गणित है। अलवर लोकसभा क्षेत्र के जो लोकसभा क्षेत्र में जो भी विधानसभा हो या लोकसभा के चुनाव हो, पिछले 15 सालों में यानी कि 2008 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, किस पार्टी के पक्ष में कितना वोट परसेंटेज गया है, और इसके साथ साथ अलवर में अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसकी क्या कुछ हिस्ट्री है, इसको लेकर आज होगी बात। सबसे पहले बात अलवर लोकसभा सीट के जो जातिगत गणित है उसको लेकर के करेंगे। और इस जातिगत गणित में मोटे तौर पर हम जब किसी भी वोटिंग पैटर्न को बांटते हैं तो वर्गवार बांटते हैं कि एससी का वोटिंग किस सीट पर कितना है, एसटी का कितना और मुस्लिम कितना है। क्योंकि वर्ग के हिसाब से बात करेंगे तो यही वो 3 वर्ग है जिसका वोटिंग पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा पूरा वर्ग कमोबेश एक ही तरफ जाता है, चाहे वो किसी प्रत्याशी की तरफ जाता हो या चाहे किसी पार्टी की तरफ जाता हो। ओबीसी की जो जितनी भी जातियां हैं, हमने ओबीसी को वर्ग के वोट शेयर को इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि ओबीसी की जातियां जो होती हैं वो बहुत कम ऐसा मौका आता है जब किसी कैंडिडेट के पक्ष में ओबीसी वर्ग की सारी जातियां लामबंद होकर के वोट करती हो, या जनरल कैटेगरी की जो जितनी भी जातियां हो वो सारी जातियां मिलकर के वोट करें, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। हर जाति का अपना एक पसंद होती है पार्टी और कैंडिडेट के आधार पर, उस हिसाब से बात करते हैं। अलवर लोकसभा सीट के अंदर अगर एससी के वोट की बात करें तो 17.8% एससी का वोट है, जो कि यहां के टोटल वोट करीब करीब 18,75,786 एज पर 2019 के लोकसभा चुनाव के, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक यहां का जो वोटर लिस्ट है वो फाइनल हुआ नहीं है। तो 17.8% एससी का वोट है, जो संख्या के लिहाज से 3,33,890 है। एसटी का 5.9% वोट है यहां पर, जो कि 1,10,671 है। और मुस्लिम वोट यहां पर 18.3% है, जो कि संख्या के लिहाज से 3,44,079। और 2024 तक आते आते आप एवरेज सारे वोट्स के अंदर 10% का इंक्रीज मान करके देख लीजिए तो 3,44,000 का 10% इंक्रीज होता है। तो अब 2024 में 3,70,000 के आसपास यहां पर मुस्लिम वोट बैंक है। जातियों की अगर बात करें तो ब्राह्मण जाति के यहां पर 11.21% वोट है, जो संख्या के लिहाज से 2,10,000 से ज्यादा है। यादव 13.3% है, जो संख्या के लिहाज से 2,49,480 से ज्यादा है। इसके अलावा गुर्जर, जाट, माली, राजपूत और वैश्य वोट काफी बड़ी तादाद में है। गुर्जर 3.87% है, 72,000-80,000 के आसपास है। जाट 8.31% है, 1,55,000 के आसपास है। माली वोट 5.3% है। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट शायद संभावित एकमात्र ऐसी सीट होगी जहां इतनी बड़ी तादाद में माली वोटर हैं। और अलवर के अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस को समझेंगे, भिवाड़ी और इस इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ करके बाकी का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर माली वोट इतनी बड़ी तादाद में होने के पीछे की वजह क्या है। राजपूत वोट 2.3% है, 43,143। और वैश्य वर्ग के जो वोट है वो 6.59% है, 1,23,614। इसके बाद में अगर अलवर लोकसभा सीट में, चूंकि आप सभी को पता है राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें, लिहाजा हर लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अलवर का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें यहां की जो विधानसभा सीट है उसमें तिजारा आती है, किशनगढ़ बास आती है, मुंडावर आती है, बहरोड आती है, अलवर ग्रामीण आती है, अलवर शहर आती है, रामगढ़ आती है और राजगढ़ लक्ष्मण आती है। इसमें 2 सीटें रिजर्व है। अलवर ग्रामीण एससी के लिए रिजर्व है और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ एसटी के लिए रिजर्व सीट है। इन 8 सीटों में से इस समय कांग्रेस के पास में 5 सीटें हैं। ये कांग्रेस के पास में अपर हैंड है अलवर लोकसभा सीट में। अगर अभी 2-3 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उस पैटर्न के आधार पर देखें तो 8 में से 5 सीटें यहां पर कांग्रेस जीती हैं। तिजारा की सीट, जो कि अलवर के सिटिंग एमपी थे बाबा बालकनाथ, उनको उतारा गया था पार्टी ने और वो जीते हैं, कम मार्जिन के साथ जीते हैं, लेकिन जीतने में जरूर कामयाब हुई बीजेपी वहां पर। किशनगढ़ बास दीपचंद खैरिया, जो कि 2018 में भी थे, उन्होंने रिपीट किया इसको, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। मुंडावर से ललित यादव कांग्रेस के जीते हैं। बहरोड से जसवंत सिंह यादव बीजेपी के जरूर जीतने में कामयाब हुए हैं, जो पहले भी यहां पर अलवर की पॉलिटिक्स में जसवंत सिंह यादव का नाम थोड़े दिग्गज नेता में आता है। अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली पहले भी थे, मंत्री थे अशोक गहलोत सरकार में, और अब उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देकर के उनकी प्रोफाइल को और अप किया गया है। ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ी अलवर की लड़ाई और मुश्किल हो सकती है। अलवर शहर से संजय शर्मा जरूर रिपीट किए हैं फिर से बीजेपी के टिकट पर और उनको राजस्थान सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। रामगढ़ से जुबैर खान है कांग्रेस के जीते और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मांगेलाल मीणा कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, यानी कि 5 में से 8 सीटें कांग्रेस के पास में, 3 सीटें बीजेपी के पास में है। बहरोड, अलवर शहर और तिजारा। अब अगर अपन 2008 के बाद में जितने भी यहां पर चुनाव हुए लोकसभा और विधानसभा के, लोकल बॉडी के, पंचायत राज के चुनाव की नहीं बात कर रहे हैं,
विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की बात करें और 2008 से 2023 की तरफ देखते हैं, यहां के वोटिंग पैटर्न को अगर देखते हैं कि कांग्रेस को कितना वोट मिला, बीजेपी को कितना वोट मिला, बीएसपी को कितना वोट मिला और आरएलपी को कितना वोट मिला, अगर इस वोटिंग पैटर्न को देखा जाए तो 2008 के विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस को 34.2%, बीजेपी को 31.8% और 11.3% बसपा को वोट मिला है। 2008 जब अशोक गहलोत की सरकार बनी, 2018 जब अशोक गहलोत की सरकार बनी, बसपा के सहारे से बनी और बसपा के जीतने वाले विधायक, अलवर से अक्सर एक आधा विधायक बसपा का जीतता है, इस बार हालांकि नहीं जीते क्योंकि 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और 3 सीटें बीजेपी को जीती हैं। अलवर वाले इस बेल्ट में 2016-17 से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं या फिर हम कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा एक परफॉर्मिंग पार्टी के तौर पर राजस्थान की पॉलिटिक्स में हमेशा से दखल रही और जिसमें अलवर हो गया, भरतपुर वाला बेल्ट हो गया, शेखावाटी की कुछ एरियाज और भी हो गए हैं, इसमें बसपा हमेशा से प्रभावी रही। लेकिन जैसे जैसे 2019-20 के बाद में मायावती की नेशनल पॉलिटिक्स में जब ग्राफ लगातार डाउन हुआ तब बसपा का जनाधार राजस्थान के अंदर कमजोर हुआ, अन्यथा बसपा का ठीक ठाक जनाधार था। दूसरा, एससी और एसटी वोट को साधने वाले दूसरे कई प्लेयर भी राजस्थान की पॉलिटिक्स में आ गए। पहले क्या था, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे प्लेयर के तौर पर हमेशा बसपा रहती थी, लिहाजा उसका वोट बैंक हमेशा से मजबूत रहता था। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस को 59% वोट मिले, 38.5% बीजेपी को मिले, बाकी के 0% थे। आरएलपी के 0 इसलिए काउंट हो रहे क्योंकि आरएलपी 2018 में पार्टी बनी थी, 2018 में अलवर में उनकी कोई प्रेजेंस थी नहीं, 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, 2023 के चुनाव में थोड़ा बहुत वोट बटोरा है, लेकिन आरएलपी की प्रेजेंस भी अलवर के एरिया में न के बराबर मानी जाए। 2013 के विधानसभा चुनाव हुए तब कांग्रेस का वोट परसेंटेज सिर्फ 24% पर आ गया, बीजेपी 43.2%, 6.3% बसपा रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में 33.3% कांग्रेस, 60.4% बीजेपी और 1.8% वोट रहा बसपा का। 2018 में 33.3% वोट रहा कांग्रेस का, 35% बीजेपी का और 20.7% बसपा का रहा। और बसपा के जो 2 एमएलए अलवर जिले से जीत करके भी विधानसभा पहुंचे थे और अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 34.2% और बीजेपी का 60.2% जब बालकनाथ चुनाव लड़े थे वहां पर, और 4.5% यहां पर बसपा का वोट शेयर रहा था। 2023 के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस 46.7%, ये 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी अलवर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8वां विधानसभा में बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा था, भले ही प्रदेश में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार जब बीजेपी प्रदेश में सत्ता में आई है 115 सीटें जीत करके क्लियर मेजोरिटी के साथ में, तब भी अलवर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, 8 में से 5 सीटें हारी हैं और वोटिंग परसेंटेज भी बीजेपी का कम है, 39.2% है और कांग्रेस का 46.7% है, बसपा का है 1.9% और 0.1% आरएलपी का है। अब बात करते हैं अलवर लोकसभा सीट की हिस्ट्री की। देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान बना और 51-52 के अंदर, क्योंकि जो देश में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे वो 51-52 इसलिए कहते हैं क्योंकि 1951 के अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन शुरू हुए थे और 3-4 महीने काफी लंबा वोटिंग प्रोसेस चला था, क्योंकि देश के लिए भारत का जो चुनाव आयोग था उसके लिए भी देश में इतने बड़े देश के अंदर पहली बार चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। लिहाजा जनवरी-फरवरी तक इलेक्शन चले थे और मार्च तक जाते जाते इलेक्शन रिजल्ट आए थे। पहले इलेक्शन के अंदर यहां पर कांग्रेस के शोभाराम जीते थे। आप इस पैटर्न को समझ लीजिए कि जीताऊ कैंडिडेट कौन था, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले, रनरअप कौन था। रनरअप का मतलब होता है किसी भी सीट पर कितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, जो नंबर 2 पर कैंडिडेट रहता है उसको रनरअप कैंडिडेट कहते हैं। उसकी पार्टी कौन सी थी, वोट कितने मिले और उन दोनों के बीच में अंतर कौन सा रहा। पहली बार यहां पर शोभाराम कांग्रेस के चुनाव जीते, जो कि 1951 में भी जीते और 1957 में रिपीट भी किया। 1951 में उनको 1,12,121 वोट मिले थे और 1957 में 1,09,144 वोट मिले थे। 1951 के पहले चुनाव में पीडी सिंघानिया को हराया, दूसरे चुनाव में कृपा दयाल को चुनाव, हालांकि जीत का जो मार्जिन था वो जरूर घटा। 1951 के पहले चुनाव में 69,650 वोटों से वो जीते थे, जबकि 1957 में दूसरे चुनाव में 37,609 वोटों से जीते। जब 1962 में तीसरे चुनाव हुए थे, यहां पर काशीराम निर्दलीय चुनाव जीते, 1,24,427 वोट मिले और जो शोभाराम कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लगातार 2 बार के सिटिंग एमपी थे, वो चुनाव हार गए, 1,01,311 वोट मिले और 23,116 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। 1967 में बी नाथ, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 1,08,117 वोट पाकर के चुनाव जीते। के राम एसएसपी पार्टी के कैंडिडेट थे, 73,531 वोट मिले, 34,561 वोटों के अंतर से वो अपना चुनाव हार गए थे।
1971 में कांग्रेस फिर से जीती, यानी कि पहले जो 5 चुनाव हुए थे उसमें से 4 बार कांग्रेस जीती, केवल एक बार निर्दलीय को जीत मिली। नॉन कांग्रेसी पार्टियों को पहली बार जीत मिली 1977 के अंदर। आपातकाल के बाद वाले जो चुनाव हुए उसमें भारतीय लोकदल के कैंडिडेट थे रामजी लाल यादव, उनको यहां पर जीत मिली। और जो सिटिंग एमपी थे 1971 के जीते हुए हरि प्रसाद, वो चुनाव हार गए, उनको 61,673 वोट मिले और 1,72,478 वोटों के अंतर से कांग्रेस यहां पर चुनाव हारी। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मेजोरिटी वाली हार थी और पहली बार नॉन कांग्रेसी पार्टी अलवर लोकसभा सीट पर जीतने में कामयाब हुई थी 1977 के अंदर। लेकिन 1977 के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो अलायंस बने थे वो 3 साल के अंदर बिखर गए। 3 साल में जनता पार्टी की गठबंधन सरकार जो थी उसमें 2 प्रधानमंत्री बदले गए, गठबंधन बिखरा, इधर कांग्रेस भी बिखर चुकी थी। कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग धड़े हो चुके थे। मूल कांग्रेस जो ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो इंदिरा गुट के साथ में चले गए और 1980 में राम सिंह यादव को कांग्रेस इंदिरा गुट से टिकट मिला। वो चुनाव INCI का मतलब कांग्रेस इंदिरा, 1,21,075 वोट मिले। रामजी लाल यादव जो कि पहले भारतीय लोकदल से थे 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 1,01,788 वोट मिले। 19,287 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। 1984 में हालांकि राम सिंह यादव फिर से चुनाव जीते। राम सिंह यादव यहां पर कांग्रेस इंदिरा गुट से चुनाव लड़े थे और जीते थे। 1984 में वो फिर से रिपीट हुए। 1984 के चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद होने वाले वो चुनाव थे जब देश में रिकॉर्ड 404 सीटें जीत करके राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। आज तक किसी पार्टी को 404 सीटें देश में नहीं मिली। 1,99,910 वोट मिले। संपत राम निर्दलीय थे, वो नंबर 2 पर रहे, 74,379 वोट मिले। 1,25,531 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। लेकिन 1989 तक आते आते रामजी लाल यादव जो जनता दल के कैंडिडेट थे वो फिर से चुनाव जीते, जो पहले 1977 में भी जीते थे, और राम सिंह यादव कांग्रेस के थे, वो चुनाव हार गए। 1991 में महेंद्र कुमारी बीजेपी की, ये बीजेपी के लिए अलवर लोकसभा सीट पर पहली जीत थी। महेंद्र कुमारी यहां से चुनाव जीती, 2,01,430 वोट मिले। और राम सिंह यादव जो कि कांग्रेस के थे वो फिर से नंबर 2 पर रहे, 98,024 वोट मिले। 1,03,406 वोटों के दोनों के बीच में अंतर रहा। 1986 में नवल किशोर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 1,56,947 वोट पाकर के जीते। जसवंत सिंह यादव बीजेपी के थे, उनको 1,54,514 वोट मिले, लेकिन वो 2,433 वोटों के छोटे से मार्जिन के साथ में चुनाव यहां पर हार गए। 1998 में फिर से कांग्रेस ने कैंडिडेट बदला, घासीराम को टिकट दिया, वो यहां पर चुनाव जीते, 2,03,574 वोट मिले। और महेंद्र कुमारी जो पहले बीजेपी के टिकट पर यहां पर 1991 में सांसद रही थी, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में थी 1998 के अंदर, और वो नंबर 2 पर रही, 2,01,013 वोट मिले और 2,516 वोटों के 61 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गई। लेकिन 1999 में जसवंत सिंह यादव को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया और वो जीतने में कामयाब रहे, 3,25,556 वोट मिले। महेंद्र कुमारी तब तक कांग्रेस में चली गई, जो पहले बीजेपी के टिकट पर यहां से सांसद रही, फिर टिकट कटा तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और 1999 तक आते आते कांग्रेस से टिकट लिया, 2,60,628 वोट मिले और 57,928 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गई। 2004 में कांग्रेस ने करण सिंह यादव को यहां से टिकट दिया तो वो 2,46,833 वोट पाए और महंत चांदनाथ जो कि बाबा बालकनाथ जो अभी सिटिंग एमपी थे उनके गुरु हुआ करते थे, वो यहां पर चुनाव लड़े, नंबर 2 पर रहे, 2,38,462 वोट मिले, 8,371 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। इधर बीजेपी ने 2009 में टिकट बदला, किरण यादव को टिकट दिया लेकिन वो भी चुनाव हार गई क्योंकि 2004 में महंत चांदनाथ हार चुके थे, उनका टिकट काटा, टिकट बदला। यहां पर भंवर जितेंद्र सिंह जो अलवर राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और अभी भी कई राज्यों के प्रभार संभालते कांग्रेस संगठन के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बजाय इसके कि वो बार बार चुनाव अलवर के अंदर वो हार रहे हैं और पार्टी भी चुनाव लोकसभा के हारती रही, लेकिन जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है, पार्टी के भीतर उनकी जो पोजीशनिंग है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। भंवर जितेंद्र सिंह को 2009 के अंदर 4,50,119 वोट मिले और किरण यादव को मिले 2,93,500, 1,56,619 वोटों के अंतर से चुनाव हारी। 2009 का वो चुनाव था जिससे ठीक पहले यूपीए के टाइम में मनरेगा की स्कीम आई थी और उसका रूरल एरिया में बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था। कांग्रेस खुद को उम्मीद नहीं थी कि 2009 के अंदर वो 2004 से भी बड़ी जीत के साथ में सत्ता में आएगी। 2014 ये तब तक मोदी बीजेपी का पीएम कैंडिडेट के तौर पर चेहरा घोषित हो चुके थे अलवर लोकसभा सीट पर, और पूरे देश के अंदर एक विशेष तौर से काऊ बेल्ट का अगर आप देखेंगे तो एक हिंदुत्ववादी लहर थी और अलवर के अंदर भगवाधारी कैंडिडेट जिनको पहले 2004 में टिकट दिया भी था लेकिन वो चुनाव हार गए थे। महंत चांदनाथ को फिर से बीजेपी ने 2014 में टिकट दिया, 6,42,278 वोट मिले और जो जितेंद्र सिंह सिटिंग एमपी थे वो चुनाव हारे, नंबर 2 पर रहे, 3,58,383 वोट मिले, 2,83,895 वोटों के अंतर से चुनाव वो हार गए। 2019 तक आते आते चूंकि बाबा बालकनाथ का
सॉरी जो महंत चांदनाथ थे, बाबा बालकनाथ के गुरु, उनका 2018 के आसपास निधन हो चुका था। राजस्थान के अंदर 2 सीटें खाली हुई थी, सांवरलाल जाट के निधन और इधर बाबा बालकनाथ महंत चांदनाथ के निधन की वजह से अजमेर और अलवर बाईपोल हुए थे। दोनों जगह कांग्रेस को जीत मिली थी बाईपोल के अंदर। लेकिन जब 2019 के मेन चुनाव हुए वापस, तब बीजेपी ने महंत चांदनाथ के ही चेले बाबा बालकनाथ को टिकट दिया। बाबा बालकनाथ यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 7,60,201 वोट मिले और जितेंद्र सिंह फिर से चुनाव हारे। जितेंद्र सिंह को 2009 से लगातार पार्टी कांग्रेस टिकट दे रही। 2009 में दिया, 2014 के अंदर दिया और 2019 के अंदर टिकट दिया, लेकिन वो 2009 में जीते, 2014 और 2019 का चुनाव हारे। 2019 के अंदर वो 3,29,971 वोटों से चुनाव हारे। अब 2024 के अंदर बीजेपी किसको टिकट देगी, कांग्रेस किसको टिकट देगी, जीतेगा कौन, वो किस पार्टी का होगा, दोनों के बीच मार्जिन कितना रहेगा, ये भविष्य के घर में छिपी हुई बातें हैं। सिटिंग एमपी जो थे बाबा बालकनाथ, वो तिजारा से एमएलए बनकर के विधानसभा पहुंच चुके और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में उनको भजनलाल सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, ताकि इस एरिया के यादव वोट बैंक को साधा जा सके। अन्यथा अगर यादव वोट बैंक छिटकता है और बीजेपी के लिए कास्ट इक्वेशन थोड़े टफ होते हैं, तो पार्टी को शायद जिस तरह से 2014 में 25 की 25 राजस्थान की सीटें जीती, 2019 के अंदर 25 की 25 सीटें जीती, उस प्रदर्शन को रिपीट करने में बीजेपी को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। लिहाजा ऐसे जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भजनलाल शर्मा कैबिनेट में 2-3 और मंत्री शामिल हो सकता है, जिसमें एक जाट चेहरा हो सकता है, जिसमें ओसियां विधायक भेराराम सियोल का नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा एक गुर्जर चेहरे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है और यादव चेहरे को। ये कास्ट इक्वेशन है कि एक जाट कोटे से, एक यादव कोटे से और एक गुर्जर कोटे से मंत्री बन सकता है। और उसमें महंत बाबा बालकनाथ को अगर मंत्री बनाया जाता तो यह तय है कि उनको फिर से टिकट तो नहीं दिया जाएगा। यहां पर टिकट की चर्चाएं बीजेपी की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनका भी है, लेकिन भूपेंद्र यादव बताए जा रहे हैं कि पिछले कुछ समय से वो हरियाणा की महेंद्रगढ़ भिवानी जो लोकसभा सीट है वहां शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपना पूरा फोकस वहां पर कर दिया। अलवर की गणित उनके पक्ष में नहीं रही थी। हालांकि 1 साल पहले पार्टी की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन जरूर गए थे कि आप अपनी 3 सीटें कोई भी सेलेक्ट करके पार्टी को बता दो कि इन तीनों में से हमको कोई भी सीट पर अगर चुनाव लड़वाया जाता तो हम चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं या हमको पार्टी में उतार सकते हैं। क्योंकि पार्टी के ये इंस्ट्रक्शन थे कि जो लगातार राज्यसभा के रास्ते से संसद पहुंच रहे हैं और सरकार में भागीदारी निभा रहे हैं, तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। अब समय है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े और पार्टी को सीटें निकाल करके दे जो पार्टी के लिए टफ सीटें हैं। आपकी अलवर के पॉलिटिक्स को लेकर के, अलवर के अगले सांसद को लेकर क्या कुछ राय है, कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, कौन होना चाहिए अलवर का अगला सांसद, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।